ये कश्मीर की लड़ाई भी अजीबो गरीब थी। सूबेदार रबनवास का दिमाग ऐसी बंदूक बन गया था जिसका घोड़ा खराब हो गया हो। पिछली बड़ी जंग में वो कई महाजों पर लड़ चुका था, मारना और मरना जानता था। छोटे बड़े अफसरों की नज़र में इसकी बड़ी तौकीर थी, इसलिए कि वो बड़ा बहादुर, निडर और समझदार सिपाही था। प्लाटून कमांडर मुश्किल काम हमेशा उसी ही सौंपते थे और वो उनसे ओहदा बरा होता था। मगर इस लड़ाई का ढंग ही निराला था। दिल में बड़ा वलवला, बड़ा जोश था। भूख प्यास से बेपरवाह, सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देने की। मगर जब इससे सामना होता तो जानी पहचानी सूरतें नजर आती। बाज दोस्त दिखाई देते, बड़ी बगली किस्म के दोस्त, जो पिछली लड़ाई में इसके दोष बदोश इत्तेहादियों के दुश्मनों से लड़े थे, पर अब जान के प्यासे बने हुए थे। सूबेदार रबनवास सोचता था कि ये सब ख्वाब तो नहीं। पिछली बड़ी जंग का ऐलान, भर्ती, कद्दावर छातियों की पैमाइश, पीठी, चांद मारी और फिर महाज, इधर से उधर, उधर से इधर, आखिर जंग का खात्मा, फिर एकदम पाकिस्तान का कयाम और साथ ही कश्मीर की लड़ाई। ऊपर तले कितनी चीजें। रबनवास सोचता था कि करने वाले ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया है ताकि दूसरे बुखला जाएं और समझ ना सके, वरना ये भी कोई बात थी कि इतनी जल्दी इतने बड़े इनकलाब बर्पा हो जाए। इतनी बात तो सूबेदार रबनवास की समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर क्यों हासिल करना है, ये भी वो अच्छी तरह समझता था, इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए इसका इल्हाक अशद ज़रूरी है। मगर निशाना बांधते हुए उसे जब कोई जानी पहचानी शक्ल नज़र आ जाती थी तो वो कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो किस गरज के लिए लड़ रहा है, किस मकसद के लिए इसने बंदूक उठाई है। और वो ये गालिबन इसलिए भूलता था कि उसे बार बार खुद को ये याद कराना पड़ता था कि अब की वो सिर्फ तनख्वाह ज़मीन के मुरब्बों और तमगों के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन की खातिर लड़ रहा है। ये वतन पहले भी इसका वतन था। वो इसी इलाके का रहने वाला था जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया था। अब उसे अपने इसी हमवतन के खिलाफ लड़ना था जो कभी इसका हमसाया होता था, जिसके खानदान से इसके खानदान के पुश्त के दरीना मरासिम थे। अब इसका वतन वो था जिसका पानी तक भी इसने कभी नहीं पिया था, पर अब इसकी खातिर एकदम इसके कंधे पर बंदूक रखकर ये हुक्म दे दिया गया था कि जाओ, ये जगह जहां तुमने अभी अपने घर के लिए 2 ईंटें भी नहीं चुनी, जिसकी हवा और जिसके पानी का मजा अभी तक तुम्हारे मुंह में ठीक तौर पर नहीं बैठा, तुम्हारा वतन है। जाओ, इसकी खातिर पाकिस्तान से लड़ो, इस पाकिस्तान से जिसके ऐन दिल में तुमने अपनी उम्र के इतने बरस गुजारे हैं। रबनवास सोचता था कि यही हाल इन मुसलमान फौजियों का है जो हिंदुस्तान में अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं। वहाँ इनसे सब कुछ छीन लिया गया था। यहाँ आकर इन्हें और तो कुछ नहीं मिला, अलबत्ता बंदूकें मिल गई हैं, इसी वजन की, इसी शक्ल की, इसी मार्क की और छाप की। पहले सब मिलकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ते थे जिनको उन्होंने पेट और इनाम और इकराम की खातिर अपना दुश्मन यकीन कर लिया था। अब वो खुद 2 हिस्सों में बढ़ गए थे। पहले सब हिंदुस्तानी फौजी कहलाते थे, अब एक पाकिस्तानी था और दूसरा हिंदुस्तानी। रबनवास जब इनके मुतल्लिक सोचता तो इसके दिमाग में एक अजीब गड़बड़ सी पैदा हो जाती, और जब वो कश्मीर के मुतल्लिक सोचता तो इसका दिमाग बिल्कुल जवाब दे जाता। पाकिस्तानी फौजी कश्मीर के लिए लड़ रहे थे या कश्मीर के मुसलमानों के लिए? अगर उन्हें कश्मीर के मुसलमानों ही के लिए लड़ाया जाता था तो हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमानों के लिए क्यों इन्हें लड़ने के लिए नहीं कहा जाता था? और अगर ये जंग ठीक इस्लामी जंग थी तो दुनिया में दूसरे इस्लामी मुल्क हैं, वो इसमें क्यों हिस्सा नहीं लेते?
रब नवाज अब बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंच जाता कि ये बारीक बारीक बातें फौजी को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इसकी अकल मोटी होनी चाहिए, क्योंकि मोटी अकल वाला ही अच्छा सिपाही हो सकता है। मगर फितरत से मजबूर कभी कभी वो चोर दिमाग से इन पर गौर कर ही लेता था और बाद में अपनी इस हरकत पर खूब हंसता था। दरियाए किशनगंगा के किनारे इस सड़क के लिए जो मुजफ्फराबाद से किरन जाती है, कुछ अरसा से लड़ाई हो रही थी। अजीब व गरीब लड़ाई थी। रात को बाज़ औकात आस पास की पहाड़ियां फायरों की बजाय गंदी गंदी गालियों से गूंज उठती थी। एक मर्तबा सूबेदार रब नवाज अपनी प्लाटून के जवानों के साथ शबखून मारने के लिए तैयार हो रहा था कि दूर नीचे एक खाई से गालियों का शोर उठा। पहले तो वो घबरा गया। ऐसा लगता था कि बहुत से भूत मिलकर नाच रहे हैं और जोर जोर के कह लगा रहे हैं। वो बड़बड़ाया, खंजीर की दुम, ये क्या हो रहा है? एक जवान ने गूंजती हुई आवाजों से मुखातिब होकर ये बड़ी गाली दी और रब नवाज से कहा, सूबेदार साहब गालियां दे रहे हैं अपने माँ के यार। रब नवाज ये गालियां सुन रहा था जो बहुत उकसाने वाली थी। इसकी जी में आई कि बजन बोल दे, मगर ऐसा करना गलती थी। चुनांचे वो खामोश रहा। कुछ देर जवान भी चुप रहे, मगर जब पानी सर से गुजर गया तो उन्होंने भी गला फाड़ फाड़ के गालियां लड़खाना शुरू कर दी। रब नवाज के लिए इस किस्म की लड़ाई बिल्कुल नई चीज थी। इसने जवानों को 2-3 मर्तबा खामोश रहने के लिए कहा, मगर गालियां ही कुछ ऐसी थी कि जवाब दिए बिना इंसान से नहीं रहा जाता था। दुश्मन के सिपाही नजर से ओझल थे। रात को तो खीर अंधेरा था, मगर वो दिन को भी नजर नहीं आते थे। सिर्फ इनकी गालियां नीचे पहाड़ी के कदमों से उठती थी और पत्थरों के साथ टकरा टकरा कर हवा में हल हो जाती थी। रब नवाज के प्लाटून के जवान जब इन गालियों का जवाब देते थे तो इनको ऐसा लगता था कि वो नीचे नहीं जाती, ऊपर को उड़ जाती हैं। इससे इसको खास कुफत होती थी। चुनांचे इसने जंजलाकर हमला करने का हुक्म दे दिया। रब नवाज को वहां की पहाड़ियों में एक अजीब बात नजर आई थी। चढ़ाई की तरफ कोई पहाड़ी दरख्तों और बूटों से लदी पंदी होती थी और उतराई की तरफ गंजी। कश्मीरी हत्तू के सर की तरह किसी की चढ़ाई का हिस्सा गंजा होता था और उतराई की तरफ दरख्त ही दरख्त होते थे। चीड़ के लंबे तनावर दरख्त, जिनके बटे हुए दागे जैसे पत्तों पर फौजी बूट फिसल फिसल जाते थे। जिस पहाड़ी पर सूबेदार रब नवाज की प्लाटून थी, इसकी उतराई दरख्तों और झाड़ियों से बेनियाज थी। जाहिर है कि हमला बहुत ही खतरनाक था, मगर सब जवान हमले के लिए बखुशी तैयार थे। गालियों का इंतकाम लेने के लिए वो बेताब थे। हमला हुआ और कामयाब रहा। 2 जवान मारे गए, 4 जख्मी हुए। दुश्मनों के 3 आदमी खेत रहे, बाकी रसद का कुछ सामान छोड़कर भाग निकले। सूबेदार रब नवाज और इसके जवानों को इस बात का बड़ा दुख था कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही इनके हाथ ना आया जिसको वो खातिर खा गालियों का मजा चखाते। मगर ये मोर्चा फतह करने से वो एक बड़ी अहम पहाड़ी पर काबिज हो गए थे। वायरलेस के जरिए से सूबेदार रब नवाज ने प्लाटून कमांडर मेजर असलम को फौरन ही अपने हमले के इस नतीजे से मुतल्ला कर दिया था और शाबाशी वसूल कर ली थी। करीब करीब हर पहाड़ी की चोटी पर पानी का एक तालाब सा होता था। इस पहाड़ी पर भी तालाब था, मगर दूसरी पहाड़ियों के तालाबों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा। इसका पानी भी बहुत साफ और शफाफ था। गो मौसम सख्त सर्द था, मगर सब नहाए। दांत बचते रहे, मगर उन्होंने कोई परवाह न की। वो अभी इस शुगल में मसरूफ थे कि फायर की आवाज आई। सब नंगे ही लेट गए। थोड़ी देर बाद सूबेदार रब नवाज ने दूरबीन लगाकर नीचे डलवानों पर नजर दौड़ाई, मगर उसे दुश्मन के छुपने की जगह का पता न चला। इसके देखते देखते एक और फायर हुआ। दूर उतराई के फौरन बाद एक निस्बतन छोटी पहाड़ी की धाड़ी से उसे धुआं उठता नजर आया। उसने फौरन ही अपने जवानों को फायर का हुक्म दिया।
ادھر سے دڑا دڑ فائر ہوئے، ادھر سے بھی جواباً گولیاں چلنے لگی۔ صوبیدار رب نواز نے دوربین سے دشمن کی پوزیشن کا بغور مطالعہ کیا۔ وہ غالباً بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے محفوظ تھے، مگر یہ محافظ دیوار بہت ہی چھوٹی تھی، زیادہ دیر تک وہ جمے نہیں رہ سکتے تھے۔ ان میں سے جو بھی ادھر ادھر ہٹتا، اس کا صوبیدار رب نواز کی زد میں آنا یقینی تھا۔ تھوڑی دیر فائر ہوتے رہے، اس کے بعد رب نواز نے اپنے جوانوں کو منع کر دیا کہ وہ گولیاں ضائع نہ کریں، صرف طاق میں رہیں۔ جو ہی دشمن کا کوئی سپاہی پتھروں کی دیوار سے نکل کر ادھر یا ادھر جانے کی کوشش کرے تو اس کو اڑا دیں۔ یہ حکم دے کر اس نے اپنے الف ننگے بدن کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، خنزیر کی دم، کپڑوں کے بغیر آدمی حیوان معلوم ہوتا ہے۔ لمبے لمبے وقفوں کے بعد دشمنوں کی طرف سے اکا دکا فائر ہوتا رہا۔ یہاں سے اس کا جواب کبھی کبھی دے دیا جاتا تھا۔ یہ کھیل پورے 2 دن جاری رہا۔ موسم یک لخت بہت سرد ہو گیا، اس قدر سرد کہ دن کو بھی خون منجمد ہونے لگتا تھا۔ چنانچہ صوبیدار رب نواز نے چائے کے دور شروع کرا دیے۔ ہر وقت آگ پر کتلی دری رہتی، جو ہی سردی زیادہ ستاتی ایک دور اس گرم گرم مشروب کا ہو جاتا۔ ویسے دشمن پر برابر نگاہ تھی، ایک ہٹتا تو دوسرا اس کی جگہ دوربین لے کے بیٹھ جاتا۔ ہڈیوں تک اتر جانے والی سرد ہوا چل رہی تھی۔ جب اس جوان نے جو پہرے دار تھا بتایا کہ پتھروں کی دیوار کے پیچھے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، صوبیدار رب نواز نے اس سے دوربین لی اور غور سے دیکھا۔ اسے حرکت نظر نہ آئی، لیکن فوراً ہی ایک آواز بلند ہوئی اور دیر تک اس کی گونج آس پاس کی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکراتی رہی۔ رب نواز اس کا مطلب نہ سمجھا۔ اس کے جواب میں اس نے اپنی بندوق داغ دی۔ اس کی گونج دبی تو پھر ادھر سے آواز بلند ہوئی جو صاف طور پر ان سے مخاطب تھی۔ رب نواز چلایا، خنزیر کی دم، بول کیا کہتا ہے تو؟ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، رب نواز کے الفاظ دشمن تک پہنچ گئے، کیونکہ وہاں سے کسی نے کہا، گالی نہ دے بھائی۔ رب نواز نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا اور بڑے جھنجھلائے ہوئے تعجب کے ساتھ کہا، بھائی؟ پھر وہ اپنے منہ کے آگے دونوں ہاتھوں کا بھمپو بنا کر چلایا، بھائی ہوگا تیری ماں کا جنا، یہاں سب تیرے ماں کی یار ہیں۔ ایک دم ادھر سے ایک زخمی آواز بلند ہوئی، رب نواز کھانپ گیا۔ یہ آواز آس پاس کی پہاڑیوں سے سر پھوڑتی رہی اور مختلف انداز میں رب نواز دہراتی، بالآخر خون منجمد کر دینے والی سرد ہوا کے ساتھ جانے کہاں اڑ گئی۔